हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। संपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास के तहत आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 गोरखा शासन का पहला भाग। ये अजय रावत जी की पुस्तक को हम लेते हुए सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारी ये 12वीं क्लास है जिसमें हम गोरखाओं के बारे में बेसिक जानकारी ज़रूर देख लेंगे। क्या गोरखाओं की कंप्लीट सच्चाई हम देखेंगे, वे किस प्रकार आए, क्या आए, क्या गोरखा अत्याचारी थे, उनके नियम कानून कैसे थे, इनके बारे में पूरी जानकारी, पूरी कहानी आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। आपको बहुत मज़ा आएगा, कहानी भी समझ में आएगी। इसके साथ साथ आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सारे फैक्ट मैंने कवर करे हुए हैं। कौन कौन से 4 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इनके आगमन के बारे में देखेंगे, इनका प्रशासन देखेंगे, इनकी न्याय प्रणाली देखेंगे और इसी के साथ साथ इनकी कर प्रणाली और देखेंगे। गोरखा जो चैप्टर है हमारा गोरखा शासन वाला, ये हम 2 भागों में देखने वाले हैं। तो आज ये पहला भाग है इसका, और इसी के साथ साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल से तो आप लोग पहले से जुड़े ही हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें आप लोग। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। यूट्यूब की जो भी क्लास होती है उनसे रिलेटेड PDF तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। उसकी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से मिलेगी, टेलीग्राम से मिलेगी। व्हाट्सएप में और क्या क्या मिलेगा, व्हाट्सएप में आप लोग हमसे चैट भी कर पाएंगे, अपनी राय सुझाव समस्याएं ज़रूर रख पाएंगे आप लोग। इसके अलावा जो मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स रहते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी रहती है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे आपको शेयर करूँगा। तो व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ें, जिससे आगामी क्लास की जानकारी भी आपको प्राप्त होगी और अदर नोट्स भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। और रही बात, जो मैंने बताया था कि उत्तराखंड पुलिस और पटवारी आदि के लिए जो नया बैच में स्टार्ट करने वाला हूँ, उसके रिगार्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और इसी के साथ साथ एक वीडियो में अपने UKSSC की परीक्षाओं की प्लानिंग से रिलेटेड लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारी प्लानिंग किस प्रकार हम परीक्षा क्रैक करें, मेरा एक्सपीरियंस क्या है परीक्षाओं का, और कौन कौन सी बुक आपने लेनी है, ये सारी जानकारी उन वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें। इतिहास से रिलेटेड जो पुरानी वीडियो आई हैं 11 और वीडियो इससे पहले आ चुकी हैं, उसमें हम, और आप कोई भी पर्सनल जानकारी आप चाहते हैं, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। और अगर हम देखें अजय रावत जी की पुस्तक जो इसका इंडेक्स है, तो इसका पहला चैप्टर हम उत्तराखंड का परिचय 3 भागों में देख चुके हैं। कुमाऊं का चंद राजवंश 4 वीडियो में देख चुके हैं। पूरा कंप्लीट कहानी के माध्यम से मैंने आपको समझाया है। जो लगातार वीडियो देख रहा है वो ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप लोग वीडियो पसंद कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट के साथ साथ लाइक भी ज़रूर करना है, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ साथ गढ़वाल का परमार वंश, ये भी 4 वीडियो में हम देख चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गोरखा शासन। गोरखा शासन आज इसका पहला भाग है, और इसका एक और दूसरा भाग भी आएगा जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलते रहेंगी आपको बता दिया जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। और टोटल यहाँ पर 9 चैप्टर होने वाले हैं। ये बुक बहुत बड़ा से हम समाप्त करने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम। और हाँ, कुछ लोग हमसे PDF के बारे में पूछ रहे थे, तो आज तक हुई जो भी क्लास हैं इनकी PDF आपको आज शाम तक सब मिल जाएंगे। जो जो PDF नहीं पहुंची है वो आज शाम तक, शाम 6-7 बजे तक सारी PDF आपके पास पहुंच जाएंगी। PDF के लिए बिल्कुल चिंता न करें। वीडियो ना आप लोग, जो हमारा वीडियो रहता है उस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। वीडियो को क्या करना है, आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो PDF को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। PDF में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं, जो मुझसे छूट जाते हैं, जो मैं कहानी के दौरान आपको याद करके बता देता हूँ, तो उनको भी आपने नोट डाउन करना है वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। और इसी के साथ साथ जो हमारी पॉलिटी वाली सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज थ्योरी और MCQ वाली, उस सीरीज को भी आप लोग हम सपोर्ट कर रहे हैं। कृपया करके उसको ज़रूर देखें। बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाई जाती है, उनको ज़रूर देखें। GS भी आपकी परीक्षाओं में आने वाली है, तो GS भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और नया टारगेट बैच की जानकारी भी आपको बहुत जल्दी दी जाएगी।
तो स्टार्ट करते हैं गोरखाओं से रिलेटेड। तो एक मैंने बहुत ही बेहतरीन एक डायग्राम बनाया हुआ है गोरखाओं के आगमन संबंधी, और इनसे रिलेटेड फैक्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं। पहले एक डायग्राम से थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो गोरखाओं के बारे में मैंने चंद जब हमने पढ़े थे तो 1790 में मैंने आपको बताया था कि गोरखाओं का आगमन हो गया था, गोरखाओं का कुमाऊं में आगमन हो गया था। और गढ़वाल में कब हुआ इनका आगमन? 1804 के आसपास हुआ था। तो वही कहानी समझाने के लिए, कुमाऊं में जब इन्होंने आक्रमण किया था वो किस प्रकार किया था, तो वही कहानी समझाने के लिए मैंने एक बेहतरीन डायग्राम बनाया आप लोग के लिए। तो इसको देखते हैं। तो गोरखाओं का कुमाऊं पर आक्रमण कब हुआ? 1790 में। उस समय कुमाऊं के राजा कौन थे? महेंद्र चंद जी थे। तो चंद वंश के बारे में जानकारी आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, कहानी बिल्कुल सीरियल वाइज चलेगी। और परमार वंश भी पूरा देखें। अब गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किया था इनका जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा ने। अब इन दोनों ने दो मार्गों से हमारे कुमाऊं पर आक्रमण किया था। अब वो दो मार्ग किस प्रकार से आगे बढ़े उन्हीं को हम समझ लेते हैं। पहला दल जूला घाट से गंगोली और सोर की तरफ बढ़ा था, और दूसरा दल बिसुंग से होते हुए अल्मोड़ा की तरफ आया था। तो गोरखाओं ने दो दलों में हम पर आक्रमण किया था। जो पहला दल था जिसने जूलाघाट, गंगोलियाट और सोर की तरफ से आक्रमण किया, तो महेंद्र चंद ने इस दल को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। अमर सिंह थापा जी को गोरखा में हरा दिया था। लेकिन जो दूसरा वाला एरिया है काली कुमाऊं यानी चंपावत वाला एरिया, काली कुमाऊं में लाल सिंह को गोरखाओं ने पूरी तरीके से हरा दिया था। तो महेंद्र चंद जी किसकी मदद करने के लिए? लाल सिंह जी की मदद करने के लिए चले गए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि गोरखाओं ने बहुत ही भयानक मारकाट मचाई हुई है। तो इस प्रकार हुआ क्या, महेंद्र चंद और उनके चाचा लाल सिंह ने गोरखाओं के भय से कोटा बाग नामक एक जगह है वहां पर इन्होंने शरण ले ली। 1790 में चैत्र माह में गोरखाओं ने चंदों की राजधानी अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। तो पूरी कहानी क्या है आप देख सकते हैं। 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था, जगजीत पांडे और अमर सिंह थापा जी ने किया था। इन्होंने आक्रमण दो मार्गों से किया। पहला दल जूलाघाट की तरफ से आक्रमण का, जूलाघाट गंगोली हाट की तरफ से, जबकि दूसरे दल ने अल्मोड़ा की तरफ से आक्रमण किया था। पहले दल को तो हमारे महीनचंद जी ने बहुत बहादुरी से हरा दिया था, लेकिन दूसरा दल था काली कुमाऊं में लाल सिंह को इन्होंने हरा दिया था, दूसरे दल ने, गोरखाओं के दूसरे दल ने। तो महेंद्रचंद जी मदद करने के लिए चले गए अपने लाल सिंह जी की, लेकिन वो उनका विभत्स रूप, गोरखाओं का विभत्स रूप देख के डर गए थे। तो दोनों ने भागकर गोटाबाग में शरण ली, और 1790 में गोरखाओं का चंदों की राजधानी अल्मोड़ा में अधिकार हो गया था। अब ये सारी चीज़ें हमने फैक्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। तो बहुत ध्यानपूर्वक इन फैक्टों को आपने सुनना है और नोट्स ज़रूर बनाएं। ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार बढ़िया से तैयारी कीजिए, हमसे लगातार जुड़े रहिए, आप डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, वीडियो आप देखें सही है, किसी का वीडियो देखें बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी आपने खुद करनी पड़ेगी, खुद भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके फ़ायदा होगा। एक कमेंट में देख रहा था एक भैया का, वो कह रहे थे कि आपके नोट्स से काम हो जाएगा, अजय रावत पढ़नी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। अजय रावत आप पढ़ेंगे, बुक लेंगे, तो आपको ही फ़ायदा होगा, आपको कहानी और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। ऐसा नहीं है, मैंने पूरे बढ़िया तरीके से सारी कहानी को समराइज़ करके सारे नोट्स बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। अजय रावत के साथ साथ अन्य पुस्तकों के नोट्स भी मैंने इसमें शामिल करे हैं। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब्जेक्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। और जो हमारा ये टारगेट बैच आने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए, उसमें मैं आपको हिंदी भी पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल हिंदी, पूरी हिंदी बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई जाएगी और बहुत बढ़िया से समझाया भी जाएगा। तो अब गोरखाओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है, गोरखाओं ने सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ पर किया था? कुमाऊं पर किया था 1790 में। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए हर्षदेव जोशी ने आमंत्रित किया था, ये भी हमने याद रखना है। गोरखाओं ने सर्वप्रथम कुमाऊं के चंद राजाओं पर आक्रमण किया तथा गोरखा सेना का नेतृत्व चौतरिया बहादुर शाह, जगदीश पांडे और अमर सिंह थापा ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, गोरखा आक्रमण के समय नेपाल का राजा रण बहादुर शाह था, 1777 से 1804 तक ये रहा था, जबकि कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद थे। और 1804 में रण बहादुर शाह के बाद जो अगला शासक बना था वो था विक्रम शाह, नेपाल यानी डोटी का। अगला पॉइंट देखते हैं, इस युद्ध के बाद महेंद्र चंद तथा उनके चाचा लाल सिंह ने भागकर तराई के हमारे कोटाबाग में शरण ली तथा गोरखाओं का अल्मोड़ा पर अधिकार हो गया था 1790 में। और जो गोरखाओं और चंद राजाओं का जो युद्ध हुआ था इसे हवलबाग का युद्ध भी कहते हैं।
अब इसके बाद गोरखाओं ने कोशिश करी कि वे कहाँ पर भी आक्रमण करें, गढ़वाल पर भी आक्रमण करें। तो गढ़वाल पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो लंगूरगढ़ से आगे ये बिल्कुल नहीं बढ़ पाए थे। और एक रीज़न ये भी था कि उसी समय पे चीन का आक्रमण भी हो गया था नेपाल पर। तो गोरखाओं को क्या है, उनके राजा ने अपने देश वापस बुला लिया था। तो 1792 में यह युद्ध, यानी जो गोरखाओं और गढ़वाल के राजाओं के बीच हुआ था, यह युद्ध एक संधि के बाद समाप्त हुआ था, यानी लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। और इसके तहत क्या हुआ था, गढ़वाल के पवार शासक प्रद्युम्न शाह ने नेपाल की अधीनता स्वीकारी थी। यानी वे भी डर गए थे, भले गोरखा पूर्ण तरीके से नहीं जीत पाए थे। अगले पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1803 में गोरखाओं ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और श्रीनगर वाला क्षेत्र अपने अधीन इन्होंने ले लिया था। अब आती है बात खुड़बुड़ा के युद्ध की। तो 14 मई 1804 में गोरखाओं और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें पवार शासक हमारे प्रद्युम्न शाह जी मारे गए थे और संपूर्ण गढ़वाल पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था। और गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया ने किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया, 25 वर्ष शासन किया, 1790 से 1815। इसके बाद अंग्रेज आ गए थे और गढ़वाल पर भी लगभग इनका 10 से 10.5 साल शासन रहा था। और इनके शासन को, यानी गोरखाओं के शासन को क्या कहा जाता है, गोरख्याली कहा जाता है। गोरख्याली आपने याद रखना है। अमर सिंह थापा का एक पुत्र था रणजोड़ थापा, जिसे हमारे मौलाराम जी ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी है, दानवीर कर्ण की उपाधि दी है। अब ये सारे फैक्ट तो हमने देख लिए। अब अगर देखें गोरखाओं का हम पर, यानी हमारे कुमाऊं पर या गढ़वाल पर आक्रमण करने का कारण क्या था, अगर कारण पूछा जाता है, सबसे पहला सामाजिक अव्यवस्था फैली हुई थी हमारे पूरे कुमाऊं पर। सामंतवाद पूरी तरीके से हावी था, यानी जनता पर बहुत भयानक तरीके से राजा और राजा के मंत्री बहुत अत्याचार करते थे। राज दरबार में भी अनेक प्रकार के गुट बनने लग गए थे। जैसे मेहराओं का अलग गुट था, फरतेयाल का अलग ग्रुप था, जोशी जो दीवान होते थे वे अलग अपना गुट बनाए हुए थे। और ये सारी जानकारी राज दरबार से किनको पहुंचाई जा रही थी, गोरखाओं को पहुंचाई जा रही थी। ये कुमाऊं में इतनी अव्यवस्था फैली हुई है, भाई भाई एक दूसरे को मारने पर उतारू है। तो इन्हीं चीज़ों का गोरखाओं ने फायदा उठाया और हमारे कुमाऊं को अधीन कर लिया इन्होंने 1790 में। तो तभी कहते हैं एकता में शक्ति। व्यक्ति अगर एक रहेगा, मिलकर रहेगा, तो वो सदैव आगे बढ़ेगा, अन्यथा कोई भी उस पर आक्रमण कर देगा और उसका राजपाट, उसकी शांति, सारी चीज़ें में छीन लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, गोरखाओं का प्रशासन देखते हैं। सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब गोरखाओं का जो शासक था वो नेपाल में शासन करता था, यानी जो राजा होता था वो तो नेपाल में शासन करता था। अब अपना कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र भी उन्होंने देखना है जो वे जीते हैं। तो कुमाऊं और गढ़वाल में उनके जो क्षेत्र देखने के लिए होते थे उन्हें गवर्नर कहा जाता था, और इन्हीं गवर्नरों को सुब्बा या सूबेदार भी कहा गया है, सुब्बा या सूबेदार भी कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है, जो गढ़वाल पर और कुमाऊं पर इन्होंने आक्रमण किया था गोरखाओं ने, तो इनका सहयोगी प्रमुख व्यक्ति कौन था, आपने याद रखना है, हर्षदेव जोशी या हरकदेव जोशी जी थे, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद गोरखाओं के जो कुमाऊं में सूबेदार बने वे कौन कौन बने, जैसे जोगा मल शाह बने, काजी नरसाई बने, चौतरिया बम शाह बने, ये अंतिम थे 1806 से 1814 के बीच में और भी बने थे, मैंने कुछ एक प्रमुख लिखे हैं। तो जोगा मल शाह कुमाऊं में बने हुए पहले सूबेदार थे। ये हाल ही में हमारे उत्तराखंड में एक परीक्षा हुई है, उसमें पूछा गया सवाल है, तो आपने याद रखना है। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोरखाओं के समय में भूमिधर, यानी जिनके पास जमीन होती थी, जमीन के मालिक होते थे, जंगल के जो मालिक होते हैं उनसे कर वसूला जाता था, जबकि जो शिल्पकर्मी होते थे उनसे कर नहीं वसूला जाता था, उनसे काम लिया जाता था, काश्तकारी का काम लिया जाता था, यानी उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। गोरखा जो हैं शिल्पकर्मी जो होते थे
उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? उन्हें कामी कहते थे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो व्यक्ति टैक्स चुकाने में असमर्थ होते थे, यानी हीला हवाली करते थे, ये एक शब्द प्रयोग हुआ है हमारी किताब में, हीला हवाली करते थे, तो गोरखा क्या करते थे? उन्हें रोहिलखंड बरेली के ताश बिक्री केंद्र में ले जाते थे, यानी वहां उनको बेच दिया जाता था। और ये जिन बाजारों में इनको बेचते थे, ब्राह्मण दासों को उन बाजारों में कठुआ कहा जाता था। अब गोरखाओं के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं, ये ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन कौन कौन से ब्राह्मण? पांडे, उपाध्याय और मिश्र, केवल इन्हीं ब्राह्मणों का ये सम्मान करते थे गोरखा, और किसी का सम्मान नहीं करते थे। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत आसान भाषा में समझाने का मैं प्रयास भी कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट हम देख चुके हैं। अब देखते हैं गोरखाओं की न्याय प्रणाली के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, अब इन्हीं वजह से मैं हमने थंबनेल भी बनाया है कि क्या गोरखा अत्याचारी थे या कैसे थे, क्या थे। अब इन जो इनकी सजाएं होती थी, इनकी न्याय प्रणाली होती है, उनसे आप खुद ही डिसाइड करें कि गोरखाओं को अच्छा कहा जाए या बुरा कहा जाए। तो मैं सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। यहाँ पर छोड़ा जाता है कि आप उनको कैसा माने, क्या माने। तो गोरखाओं के समय पे अल्मोड़ा में एक न्यायालय होती थी, जिसके न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। वैसे अगर इनकी प्रोसेस में अगर बताऊं, जैसे अभी आज के परिप्रेक्ष्य में बताऊं, जैसे ग्रुप ए का कोई अधिकारी है, तो अपने माना ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी उसके अधीनस्थ कोई अन्य अधिकारी हैं, तो बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके फैसले सुना सकता था। यानी कोई 50,000 तनख्वाह वाला है, खाली मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो किसी की 40,000 तनख्वाह है, कोई 30,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह वाला कोई व्यक्ति है, तो बड़े अधिकारी को अपने अधीनस्थ अधिकारी से रिलेटेड कोई अगर मामला होता है, कोई सिविल मामला होता है या फौजदारी का मामला होता है, तो उसको सुनाने का पूरा अधिकार दिया गया था। आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और गवाही के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पर क्या होता था, महाभारत का एक भाग है हरिवंश, उसकी कसम दिलाई जाती थी गवाही के तौर पे। अगर गवाही देने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, माना कोई घटना हो जाती है, कोई क्राइम हो जाता है, तो गवाही देने के लिए अगर कोई मौजूद नहीं है, तो वहां पर एक दिव्य या दीप नाम की एक क्या होती थी, परीक्षा ली जाती थी। अब ये दीप कितने प्रकार के थे वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। गोरखाओं के समय किसी वाद विवाद को हल करने के लिए कोई चश्म, देखिए ये लिखा भी है मैंने, चश्मदीद न मिले तो व्यक्ति को दिव्य नाम की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ये कितने प्रकार की होती थी? ये 3 प्रकार की होती थी। तो इनके नाम क्या क्या हैं? गोला दीप, तराजू का दीप और कढ़ाई का दीप। अब गोला दीप में क्या होता था? इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना होता था गोला दीप में। अगर हाथ जले तो आप दोषी हैं, नहीं जले तो निर्दोष हैं। अभी कैसी सजा हुई? बिल्कुल बेवकूफ़ाना सजा। इसके बाद अगली सजा है कढ़ाई दीप। अब इसमें क्या होता था? कढ़ाई में जैसे उबलता हुआ कोई तेल है, उसमें आपने हाथ डालेंगे, जिसको अपराधी माना जाएगा या तो उस व्यक्ति के हाथ तेल में डाले जाते थे। अगर हाथ जल गया तो आप दोषी हैं, और हाथ नहीं जला है तो आप निर्दोष हैं। अब देखिए ऐसी सजाएं थी। इसके बाद आता है तराजू का दीप। अब इसमें क्या होता था, जैसे कोई दोषी व्यक्ति है तो उसको तराजू में तोला जाता था, यानी उसके वजन के बराबर क्या, जैसे शाम के टाइम पे क्या है, उसका वजन किया जाएगा पत्थरों के माध्यम से। फिर उन पत्थरों को किसी सुरक्षित जगह पे रख दिया जाएगा, और अगले दिन उसका वजन फिर से तोला जाता था। अगर दूसरे दिन वह व्यक्ति अगर भारी हो जाता है पिछले दिन के मुकाबले, माना शाम को उसका वजन 100 किलो था, अगले दिन जब उसका वजन हम करेंगे, माना उसका वजन बढ़ जाता है, 101 102 हो गया, तो वो निर्दोष होगा। यदि 100 से कम हो गया तो वो दोषी होगा। देखिए कैसे इडियट थी, बिल्कुल सजाएं थी ये। कैसे देश चलेगा? ऑब्वियस बात है, वो दूसरी जगह पे राज कर रहे हैं, तो उनका भला क्यों सोचेंगे भी? आप सोच सकते हैं। आप खुद ही डिसाइड करें कि गोरखा अच्छे थे, कैसे थे, क्या थे। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है, एग्जाम पर सारे फैक्ट भी कवर करा दिए हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, आपने याद रखना है। देहरादून के गुरु रामराय मंदिर के एक महंत थे हर सेवक जी,
उनको भी हत्या के आरोप में कड़ाई द्वीप से गुजरना पड़ा था, जिससे महंत जी के हाथ जल भी गए थे। बाद में उनको बहुत ज़्यादा पेनाल्टी भी चुकानी पड़ी थी, इसकी भारी दंड देना पड़ा था। अब आते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार। हमारे एटकिंसन जी आते हुए बताते हैं कि जो दीप या दिव्य वाली जो हमारी परीक्षाएं ली जाती थी, वो 4 प्रकार की सजाएं होती थी। जैसे तीर का दीप, कालो हल्दो दीप, बौकाटी हरिया का दीप या घात का दीप। एटकिंसन ने कितने प्रकार के दीप बताए हैं? 4 प्रकार के। अब क्या होता था, तीर के दीप में क्या होता था, जैसे अभियुक्त हैं उसे पानी के तालाब में, जैसे तीर के इस दिव्य में क्या होता था, जो भी अभियुक्त या आरोपी होगा पानी के तालाब में अपना सिर तब तक उसे डुबाए रहना पड़ता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के उसके पास से गुजरकर वापस ना आ जाए। यानी 2 व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति को पानी में डुबाया, फिर इन्होंने एक तीर छोड़ा, ठीक हो गया, माना यहां से यहां तक तीर छोड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति उस तीर के पास पहुंचेगा, उस तीर को लेकर पहले पॉइंट पर वापस आएगा। उसके वापस आने तक इस पहले व्यक्ति ने डूबना नहीं है। इस प्रकार की सजा। आप बताइए। इसके बाद अगली सजा आती है बौकाटी। बौकाटी का मतलब होता है तैरना। अब इसमें क्या होता था, इसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक एक लड़के को पकड़ा जाता था, वादी और प्रतिवादी की तरफ से, उनको पानी में डुबाया जाता था। और बच्चे भी कौन से पकड़े जाएंगे? जो बौं काटने यानी तैरने में असमर्थ होते थे। जो देर तक जीवित रहेगा उसे क्या माना जाता था? निर्दोष माना जाता था, यानी वो विजयी घोषित हो गया, आप ये मान के चलिए। अब आता है सबसे घटिया सजा इनकी, घात का दीप, जो अभी भी चलती है। उससे पहले मैं आपको कालो हल्दो दीप के बारे में बता देता हूँ। अब इसमें क्या है, काली हल्दी की जड़ खाने के लिए दी जाती थी। किसको दी जाएगी? जो जिस पर आरोप लगे हैं, क्राइम करने के आरोप लगे हैं, उसको दी जाएगी। और अगर काला हल्दी खाने के बाद भी अगर वो बच जाते हैं तो वो निर्दोष है। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगला द्वीप जो एटकिंसन जी बताते हैं, घात का द्वीप था। अब ये आज भी प्रचलित है। इसमें क्या होता था, जैसे न्याय के देवता हमारे गोलू देवता हैं, जैसे कोटगाड़ी हैं, इनके मंदिर में क्या है, रुपया मिट्टी को रखा जाता था मंदिर के सामने। अब कोई व्यक्ति जो खुद को निर्दोष समझता था वो यहाँ से इन चीज़ों को उठाएगा, मिट्टी या कागज वागज जो भी रखा हुआ है यहाँ पे। अब मंदिर में क्या होता था, वही ऑब्वियस बात है भैया, ये जो मिट्टी हमने रखी है, रुपया रखा है, इसको उठाएगा कौन? जो व्यक्ति निर्दोष होगा, यानी जिसे बिल्कुल डर नहीं होगा, उसको पता है कि वो सही है वो गलत है। अब जैसे व्यक्ति ने उठाया, उठाने के भीतर क्या देखा जाता था, अगर 6 माह के अंदर उसके यहाँ अगर कोई बुरी घटना साबित नहीं हुई, कोई जनहानि नहीं हुई या देवी प्रकोप या किसी प्रकार का देवताओं का कोई प्रकोप अगर नहीं हुआ उसके घर में, जिस व्यक्ति ने यहाँ से रुपया पैसा जो भी उठाया था मंदिर के सामने से, तो उसे अगर 6 माह के अंतर्गत उनके यहाँ से कोई किसी भी प्रकार की कोई जनहानि न हो तो उस व्यक्ति को क्या माना जाता था? निर्दोष माना जाता था। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं गोरखा सेना के बारे में। गोरखा सेना जो थी वो 2 प्रकार की होती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थायी सेना जो है वो केवल 1 वर्ष के लिए होती थी। अब सेना 2 प्रकार की थी, उनके नाम जागरिया या जागचा, ढागरिया या ढाकचा। तो पहली बार सेना में शामिल होने वाले सैनिक जागरिया कहलाते थे, दूसरी या तीसरी बार पुनः सेना में शामिल होने वाले सैनिक ढाकचा कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं। गोरखा साम्राज्य पूर्व में मीची नदी से लेकर पश्चिम में काली नदी तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। और गोरखाओं का जो प्रमुख हथियार था इसका नाम था खुकुरी। और इसका निर्माण कौन करता है? इन्हीं के नेपाल के नेवार जाति के लोहार इसका निर्माण करते थे। तो खुकुरी किनका प्रमुख हथियार था? गोरखाओं का। इसके अलावा अन्य हथियार अगर देखें तो खाड़ा नाम का एक हथियार होता था इनका, भुजाली नाम का एक हथियार होता था,
तो सारे फैक्ट आपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। आगे बढ़ते हैं। 1815 में गोरखा व अंग्रेजों के मध्य कलंगा देहरादून की लड़ाई में गोरखाओं ने असीम साहस दिखाया था। तो अंग्रेजों ने इन्हीं की याद में कलंगा देहरादून में एक स्तंभ स्मृति बनाई थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? बलभद्र सिंह थापा ने, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व किया था गिलेस्पी ने। इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। गोरखाओं से कैसे युद्ध हुआ, कैसे इनका पतन हुआ, वो अंग्रेजों से कैसे युद्ध हुआ था, इनका पतन कैसे हुआ था, तो वो सारी जानकारी आपको दी जाएगी अगले वीडियो में। अब बढ़ते हैं गोरखाओं के कर प्रणाली की तरफ। गोरखा जो थे, इन्होंने ब्राह्मणों पर एक कर लगाया था जिसे कहा जाता था कुसही कर। क्या कहते थे? कुसही कर कहा जाता था, जो कि 260 नाली से अधिक जमीन रखने वाले ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। 260 नाली को जूलिया में कितना कहा जाता था? 13 जूलिया। और यहाँ पर टैक्स कितना लिया जाता था? 5 रुपये प्रति माह। अगला देखते हैं पुंगाड़ी कर। यह एक प्रकार का भूमि कर था। मांगा कर, इसमें क्या होता था? यह प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाता था। इसके बाद आता है पगड़ी कर। पगड़ी कर में जमीन जायदाद के हस्तांतरण पर लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था, जैसे आजकल रजिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद आते हैं सोनिया फागुन कर। उत्सवों का खर्च जिसमें भैंस और बकरे दिए जाते थे। अगला देखते हैं टान कर, जिसे तान कर या कपड़ा कर भी कहते हैं। इसके बाद आता है मिझारी कर। यह शिल्प कर्मियों या जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं सुवांगी दस्तूर। बीसी जमीन पर लिया जाने वाला कर, जो कितना लिया जाता था? 1 रुपया लिया जाता था। इसके बाद आता है मरो कर। पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था मरो कर। इसके बाद आता है रहता कर। ग्राम छोड़कर भागे हुए लोगों पर यह कर लगाया जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य कर देखते हैं, जैसे तिमारी कर भी इनके टाइम पे लिया जाता था। गोरखाओं के टाइम पे तिमारी कर लिया जाता था, जिसमें फौजदार जो व्यक्ति होता था उसे 4 आना देना होता था। जिसमें फौजदार को कितना टैक्स देना होता था? 4 आना। 4 आना माने 25 पैसा। और सूबेदार को कितना देना होता था? सूबेदार को यहाँ पर टैक्स देना होता था 2 आना। कितना? 2 आना। अब एक टीका भेंट कर भी होता था, जैसे शादी आदि इत्यादि के अवसर पर लिया जाने वाला एक कर होता था, टीका या भेंट कर भी कहते हैं इसे। और तान कर। इसके बाद मिझारिया कर मैं आपको बता चुका हूं। एक और कर आता है बहता कर। बहता कर क्या होता था? जो छिपाई हुई संपत्ति है, अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति छिपाता है तो छिपाई हुई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर क्या था? बहता कर। इसके बाद आता है घी कर। घी कर क्या था? दुधारू पशुओं के मालिक से लिया जाता था। माना किसी व्यक्ति के पास दुधारू पशु हैं तो उनसे लिया जाएगा ये। मौकर के बारे में आपको बता चुका हूं, प्रत्येक परिवार से 2 रुपया लिया जाता था। और इसी मौकर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम है घरई पिछही कर। पिछही कर। उम्मीद है सारे फैक्ट आपके कवर हुए होंगे। अब अगले वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं? गोरखाओं का समाज देखेंगे, उनका धर्म और संस्कृति से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, और इनका अंग्रेजों से जो युद्ध हुआ था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि इनके अंग्रेजों से संघर्ष क्यों हुए थे, किस कारण हुए थे, उसके तात्कालीन कारण क्या थे। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है ये सारी कहानी गोरखाओं से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये नंबर आप देख सकते हैं हमारा 7895127508। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। और हमारी पॉलिटी वाली सेशन आपने ज़रूर फॉलो करनी है। इससे पहले के जो हमारे 11 वीडियो आ चुके हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। आपका इतिहास बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इतिहास से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है।
तो गोरखा शासन से रिलेटेड आज भाग 1 हमारा समाप्त होता है। अब देखेंगे भाग 2, जिसमें हम पूरा ये चौथा चैप्टर समाप्त कर लेंगे। उसके बाद ही आपके लिए कुछ अन्य जानकारियाँ भी लाई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।